भोपाल में हम मौजूद हैं और भोपाल से हम आपको जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इन्वेस्टर समिट रखा गया है, ये इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। यहाँ तमाम उद्योगपति आएंगे, इन्वेस्टमेंट जो है मध्य प्रदेश में करेंगे और इस पे बहुत फ़ायदे होंगे। लेकिन इन फ़ायदों में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये जानना भी ज़रूरी होता है। और इसी के लिए हमारे साथ आज मौजूद है प्रोफेसर अमित जी। ये डॉक्टर हैं, पीएचडी इन्होंने कर रखी है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बारीकी से ये बताएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। नमस्कार सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल ज़रूर मेरा रहेगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे जनता को फ़ायदा होता है, ये समझना जनता के लिए बेहद ज़रूरी है। इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और मैं मध्य प्रदेश शासन का और डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम रखा है और 2 दिन का जो इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पे रखा है उसके लिए मुझे विशेष रूप से यहाँ पे बुलाया गया है। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में होना ही चाहिए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का भी एक मूल निवासी रहा हूँ और मैं कई सालों से मैंने पढ़ाई लिखाई यहीं पर करी है। तो मेरा एक विशेष लगाव मध्य प्रदेश के साथ हमेशा रहा है। रही सवाल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में, तो भारत में जो है बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज आजकल आ रही हैं और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज की संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश में स्टार्टअप कंपनीज आनी ही चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की और विकास की अनंत संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है मध्य प्रदेश शासन का और साथ ही केंद्रीय शासन का, कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आ रहे हैं और हम सभी का हौसला अफजाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं किसी भी अपना इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग एनर्जी, उसमें आप रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप अपने जो है फंड की रेजिंग करते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम जो यहाँ पे आए हैं बेसिकली, मैं एक कंपनी जिसका नाम है आर.के. दीवान एंड कंपनी पुणे, वहाँ से मैं आया हूँ पुणे में। और वी आर मध्य प्रदेश में हम आए हैं। हमारा एक ऑफिस इंदौर में भी है और हम लोग जो है मुंबई में हमारा मुख्य कार्यालय है और हमारे पैन इंडिया ऑपरेशन है। और हम जहाँ पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफिसेज भारत सरकार के हैं, वहाँ पर सभी जगहों पर हमारे ऑफिसेज भी हैं। और हम सीधे रूप से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है इनोवेशन से रिलेटेड, या उनके इनोवेशन से या किस तरह का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी अवेयरनेस के लिए मुख्यतः हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है, ये आपने तमाम चीज़ें भी बताई कि किस तरह से यहाँ पर पैन इंडिया आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही रहती है ना कि जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हट कर देखें, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होती ही रहती है चाहे कोई भी समिट रहता है, लेकिन इससे हट कर देखिए, जब जनता होती है उनके दिमाग में चलता है यार इन्वेस्टमेंट है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है, हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ी रोशनी डालें और बता पाएँ कि क्यों इन्वेस्टर समिट जो है ये आम जनमानस के लिए भी ज़रूरी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है और उसके लिए धन्यवाद। स्पेशली जब कोई इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी भी स्टेट में होता है तो ये न सिर्फ केवल उस इंडस्ट्री के ओनर्स के लिए या उसके मैनेजमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेशन का आधार बनता है, अपितु ये वहाँ के जो लोकल स्थानीय जो निवासी हैं उनके लिए भी रोजगार का साधन बनता है। तो डेफिनेटली ये स्टेट लेवल पर या जो मध्य प्रदेश स्टेट के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा अपितु बहुत सारी और भी संभावनाएं हैं। तो उसमें अगेन फिर मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिक्र करना यहाँ पे चाहूँगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर हम लगा रहे हैं तो या तो वो किसी प्रोडक्ट से संबंधित होगी या किसी प्रोसेस से संबंधित होगी। तो प्रोडक्ट या प्रोसेस का जब तक हम जो है जब तक हम उसका
प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, जैसे कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसका कोई आप उसका एक नाम उसका नाम भी हमको सर्च करना होता है या उसका नामकरण भी करना होता है, तो हमको ये देखना होता है कि ये नाम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उपयोग में लाने वाले हैं, ये किसी और ने तो इस्तेमाल उपयोग नहीं किया है, तो उसकी एक प्रॉपर सर्च होनी चाहिए जो हम लोगो या ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। तो भारत में ट्रेडमार्क एक्ट है उसके लिए, और ट्रेडमार्क एक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप कंपनीज अपने नाम रख लेती हैं, अपने प्रोडक्ट्स का नाम रख लेती हैं, लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं होती है, उनको ये नहीं पता होता है कि ये किसी और ने भी इसका इस्तेमाल किया हुआ हो, तो ये फिर वहाँ पे जो है कोर्ट का मैटर हो जाता है और फिर ये लिटिगेशंस की बात हो जाती है और बहुत सारी जो कानूनी दावपेच में फंस जाती हैं और वो कंपनियों को अपने कभी कभी अपने प्रोडक्ट बंद करने पड़ जाते हैं या कभी कभी कंपनियों में भी ताला लग जाता है। तो ये अवेयरनेस का विषय है ट्रेडमार्क से संबंधित। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज जो है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दें और उसकी वजह से नए प्रोडक्ट्स और नए प्रोसेसेस बनाएंगे, तो उसमें भी जो टेक्निकल नो हाउ हैं, वो टेक्निकल नॉलेज जो क्रिएट किया जा रहा है, उसमें भी अनंत संभावनाएं मुझे दिखती हैं, जिसकी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं कुछ नंबरों की बात करूं यहाँ पे, तो भारत का जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 40वें नंबर पर इस समय आ गया है। मोदी जी की सरकार से पहले यानी 2014 से पहले के नंबर आंकड़ों पे अगर हम बात करें तो अराउंड भारत का 85 यानी 85वां नंबर हुआ करता था। तो हम लोग लगभग 40 से ज़्यादा पायदान हमने उस पर चढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में इनोवेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत का जो नंबर है वो मध्य प्रदेश की बात करें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा इनोवेशन जो है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन सब जगहों से आता है। मध्य प्रदेश का नंबर जो है वो 13 या 14 नंबर पर आता है। और अगर हम पेटेंट फाइलिंग्स की बात करें या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के स्पेशली पेटेंट्स की बात करें तो हमारा नंबर कुछ 700-800 नंबर ही हम फाइल कर पाते हैं, जबकि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं। तो इसका क्या मूलभूत कारण है? मूलभूत शायद कारण ये है कि हमारे पास इंडस्ट्री हैं और या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन हम उसका प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, या हम लोग उसके बारे में अवेयर नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, उनको हमको तराशने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर समिट के बाद कुछ संख्याएं अच्छी दिखाई पड़े हमको और ज़्यादा कंपनियां आएँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो हमारा जो फोकस है वो पर्टिकुलर फोकस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अवेयरनेस का है, चाहे वो पेटेंट की फील्ड में हो, चाहे कॉपीराइट्स की फील्ड में हो, चाहे ट्रेडमार्क की फील्ड में हो, क्योंकि इंडस्ट्री तो सभी सेक्टर्स में होती हैं। केवल एक ही की टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं है, या फिर केवल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ फोकस नहीं हो सकता है, या फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, या मेडिकल डिवाइसेस जिसके ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टर समिट में बहुत तरह के फोकस हैं, बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान में रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपना इम्पोर्टेंस है और उसका अपना महत्व है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि अवेयरनेस होनी चाहिए, तो अवेयरनेस ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे अवेयर होंगे? मान लीजिए अब मैंने एक बिज़नेस खोला, अब इन्वेस्टमेंट किसी और ने भी करी, मुझे कैसे पता लगेगा कि वो प्रोडक्ट का कभी नाम है कि नहीं, वो कंपनी का नाम है कि नहीं, कॉपीराइट इशू ना आ जाए? इसके लिए जो रूट्स हैं वो कैसे पता लगने चाहिए? जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो अवेयरनेस है ये बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम से होगी। तो मुझे लगता है कि आफ्टर दिस समिट, मतलब इस समिट के बाद में या समिट के बाद में हमको एक मूलभूत कार्यक्रम पे, पॉलिसी पेपर पे काम करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे यहाँ कितने तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या कितने तरह की ट्रेनिंग अभी तक ऑलरेडी हो चुकी है, और किन किन एरियाज़ में हम इन ट्रेनिंग को पहुंचा सकते हैं, और उनके लिए हमको क्या रोड मैप एक तैयार करना चाहिए, और उस रोड मैप के ऊपर न सिर्फ हमको रोड मैप तैयार करना चाहिए बल्कि उसके ऊपर हमको प्रॉपरली उसके एग्जीक्यूशन भी करना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तभी केवल कागजी कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेनिंग कैसे होगी? तो ट्रेनिंग का जो है, आई विल अप्रिशिएट कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है अटल इनोवेशन मिशन, जिसके अंदर बहुत सारी टिंकरिंग लैब्स बनाई गई हैं देश भर में, और लगभग
लगभग 10,000 से ज़्यादा लैब्स बनी हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की टिंकरिंग लैब्स बनाई जानी चाहिए, जहाँ पे बच्चे विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार की आविष्कार कर सकें और फिर उन आविष्कारों से भी जो है कमर्शलाइज आइडिया मिलें और उससे फिर जो है वो उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक स्तर पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल और कॉलेज के लेवल पर विद्यार्थियों को बताना बहुत ज़रूरी है और न सिर्फ उनको ही बताना ज़रूरी है, जितनी वर्तमान की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अंदर हम बता सकते हैं। इसके अंदर हम हमारे ही प्रदेश के बहुत सारे जो जागरूक शिक्षक हैं उनको हम सम्मिलित कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स को हम बुला सकते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं और बहुत सारे देश विदेश में हमारे पास एक्सपर्ट्स की तो कमी ऐसा नहीं है कि नहीं है। केवल प्रमुख बात यह है कि उनको हमको उचित संसाधन देने की ज़रूरत है। उनको एक पूरा पॉलिसी बनाकर और उनको एक जो है प्रॉपर एक कार्यक्रम करके मुझे लगता है कि अगर हम उनको इस महायज्ञ में अगर हम शामिल कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि इनोवेशन की फील्ड में मध्य प्रदेश न सिर्फ बहुत अच्छा कर पाएगा बल्कि देश प्रदेश में भी और विदेशों में भी जो इसकी वजह से जो लोग बाहर चले गए प्रवासी भारतीय, वो लोगों को भी हम वापस से आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन प्रवासी भारतीयों की बात हो भी रही है तो हमेशा देखते हैं ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रवासी सिर्फ विदेश में चले जाएं। कभी होता है कि अपना भोपाल, अपना मध्य प्रदेश छोड़ के भी जाना पड़ता है क्योंकि कई त्रुटियां होती हैं। क्या उस त्रुटियों को भरा जा सकता है इस इन्वेस्टर समिट के जरिए? क्योंकि आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग होगी कैसे? वो ट्रेनिंग भी सरकार की ओर से होगी या ट्रेनिंग के लिए हमें कोई कंपनीज में जाना पड़ेगा या ट्रेनिंग के लिए किसी से बात करनी पड़ेगी? ये चीज़ें अभी तक है ही नहीं, ये ग्राउंड लेवल पर चीज़ें नहीं पता हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैंने बोला, जैसे कि मैं पुनः जोर देना चाहूँगा कि वी हैव टू हैव अ पॉलिसी पेपर ऑन दिस, कि हम यदि मुझे शिक्षा बढ़ाना है, यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, नियम कायदे ऑलरेडी पता है, नियम रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन वो उसके बारे में आम जनता के बारे में कितना पब्लिक परसेप्शन, कितना क्लैरिटी है, उसके लिए हमको बहुत हमारे जो पाठ्यक्रम है उनको बहुत सरल बनाना पड़ेगा, सामान्य बनाना पड़ेगा, ताकि एक साधारण जनता उसको आसानी से समझ सके और समझने के बाद न सिर्फ समझ सके और उसके उपयोग भी कर सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार ऑलरेडी इस पर बहुत सारा काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको और ज़्यादा जो है मजबूती सरकार देने की कोशिश करेगी। जहाँ तक सवाल रहा, आपने बहुत अच्छा पूछा कि बहुत सारे प्रवासी केवल मध्य प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी या देश विदेश जाने वाले ही नहीं होते हैं। प्रवासी वो भी हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर किसी दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं। जैसे कि मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ से अपनी पढ़ाई करी है, मैं यहाँ मेरा जन्म स्थान यहाँ पे भोपाल में है और मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं वास्तव में अपने रूट्स में वापस आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश और प्रदेश के लिए हम सभी को अपना कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए। और तो मुझे लगता है कि आईपी अवेयरनेस एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसकी वजह से मैं अपने देश और अपने प्रदेश में जो है इनोवेशंस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पाठ्यक्रम और एक सरल पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और समान तरह के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम करते हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के बाहर भी, उन सभी को भी आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। उनका भी एक प्रॉपर नेटवर्क बनाना चाहिए, उनका भी एक प्रॉपर डिजिटल डेटा एक सरकार का बनाना चाहिए और उन सभी को भी पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। आप अपना बता रहे हैं कि ठीक है, आप भी मध्य प्रदेश से ही हैं और आपको भी कई कारणों के हो सकता है पीछे कुछ भी रहा हो, लेकिन आपको भी बाहर जाना पड़ा था। लेकिन वो जो चीज़ उस टाइम पर आपने फेस की थी और इस टाइम पर जब आप चीज़ें देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे या फिर वो अवेयरनेस करवाने के लिए, तो आपको क्या लगता है अभी हमने कितना ग्रो किया है? और आपके भी अगर मैं बैकग्राउंड पे देखें, क्योंकि देखिए आपने पीएचडी की, उसके बाद आप यहाँ नीति आयोग से भी जुड़े, उस पर मैं थोड़ी जानकारी ज़रूर चाहूँगी कि उससे क्या फ़ायदे होते हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया और ये बहुत मार्मिक सवाल है मेरे लिए, बिकॉज मैं यहाँ से जुड़ा हूँ और मैं अपने रूट्स में फिर वापस आया हूँ। मैं अपने रूट्स में फिर से वापस आया हूँ, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो
एक तो ये हमारे अंदर से आना चाहिए ये भाव। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी दूसरे को मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी हो सकता है उस समय की स्थितियाँ बदल गई हैं और अभी बदल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बताया था कि हमारी स्थिति 85 से हम 40 पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेशों में ये स्थिति बदली है, इनोवेशन बढ़ा ही है। तो जो रोल मॉडल्स हैं, यदि कर्नाटका अगर हम बात करें या हम तमिलनाडु की बात करें या फिर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और इवन गुजरात मॉडल की हम बात करें, तो क्या अच्छी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं जिनकी वजह से वहाँ पे इनोवेशन बढ़ा है। तो क्या हम उन सब चीज़ों को हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हम ला सकते हैं। अगर हम लाते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर पुनः विचार करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम भी पीछे रह जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम होने की गुंजाइश है और आने वाले समय में आई थिंक वी कैन डू आवर फेयरली, वी आर डूइंग बेस्ट। अच्छा, क्योंकि आपने देखिए बताया ही है कि ठीक है, हमने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और जब से मोदी सरकार आई है और हम उस हिसाब से ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन आप ना बहुत सारी चीज़ों से जुड़े भी हैं। आप देखिए, आपने ग्लोबली विजिट भी किया है, आप वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर रहे हैं, आपने कई इन्वेस्टर्स से मिले भी होंगे। लेकिन उससे इतर अगर मैं ये जानना चाहती हूँ, जो सरकार की ओर से पहल किए जा रहे हैं, क्या वो सही पहल है या मोदी सरकार के आने के बाद या मोदी सरकार से आने से पहले वो पहल नहीं किए जा रहे थे? तो इस तरह के समिट कितने साल में होने चाहिए जो ज़रूरी हैं, जो जनता के लिए भी ज़रूरी रहते हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगेन ये प्रश्न आपका। इस तरह के कार्यक्रम मुझे लगता है कि हर साल होने चाहिए, क्योंकि हर साल वो बोलते हैं ना कि टाइम इज़ डायनेमिक। तो समय बदलता रहता है, समय रुकता नहीं है, समय अनवरत चलता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, वो बदलती रहती हैं। जिस तरह से वर्ल्ड की इकोनॉमी बदल रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी बहुत सारा इकोनॉमिक वॉर का जोन चल रहा है। आदरणीय ट्रम्प जी आए हुए हैं और उसके बाद से शेयर मार्केट में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखना पड़ रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत तरह का अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं तो समय की वजह से हो रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे इनोवेशन इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, तो लगभग 1,50,000 कंपनियां भारतवर्ष में ऑलरेडी स्थापित हो चुकी हैं। बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो और अच्छा कर सकती हैं। बहुत सारे फेलियर मॉडल्स भी हैं, तो हम अपने फेलियर से सीखते हैं और सक्सेस की तरफ तो बढ़ने का वही तरीका है कि हम अपने फेलियर से सीखते हैं और उससे सीखने के बाद हम फेल ना हो, इस चीज़ को सीख के हम जो है अच्छे अपने बिजनेसेस को, अपने मॉडल्स को अच्छी तरह से और इम्प्रूव कर पाएँ, ताकि हमारा जो है इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान रहे। तो मुझे लगता है कि जो समय है वो बहुत डायनेमिक है, हर साल बदलता है। इन्वेस्टर समिट ज़रूर होना चाहिए और ज़रूरी होना चाहिए। मैं तो इसका बहुत प्रबल दावेदार हूं और मैं बहुत फिर से आभारी हूं सरकार का कि इस तरह के ग्लोबल समिट ना हो, लेकिन केवल कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ये जो है प्रैक्टिकली भी उतारा जाना चाहिए। तभी जो है वो एक समाज के अंतिम वर्ग तक ये समाज के अंतिम वर्ग तक का विकास की अगर हम बात करें, सबका साथ सबका विकास जो हम प्रधानमंत्री जी का नारा है, तो वो तभी सार्थक साबित होगा जब हम देखेंगे कि वो जो समाज के अंतिम वर्ग का जो व्यक्ति है वो भी इससे लाभान्वित हुआ है। हालांकि ये सवाल मेरा शुरू में होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले हम बात भी कर रहे थे। आपने बताया कि पेटेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और पेटेंट्स की जानकारी आप दे भी रहे थे, तो मैं आपका भी बैकग्राउंड इसमें ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरह से पेटेंट्स के लिए आपने काम किया है। और बहुत सारे आपने 400+ पेटेंट्स के बारे में जानकारी दी, आपने नीति आयोग के बारे में जानकारी दी, आपने बताया कि वर्ल्ड वाइड काम करने से मुझे ये फ़ायदे हुए हैं जो अब मैं जनमानस तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो वो एक रोशनी अगर मैं चाहूँ कि आप अपने जीवन काल पर भी दें। मैंने बेसिकली बीएससी केमिस्ट्री किया, फिर मैंने मास्टर्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किया और पीएचडी मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में किया। तो इस दौरान मैंने जो रिसर्च करी उसमें मुझे ये अवसर मिला कि मैं दूसरे लोगों का रिसर्च किस तरह का हुआ है मेरे विषय में, तो वो मैंने काफ़ी पढ़ा और पढ़ने के बाद उस रिसर्च और उस अनुसंधान में से कुछ चीज़ें मुझे गैप्स मैंने आइडेंटिफाई किए
तो ये जो गैप्स हैं मैंने जो आइडेंटिफाई किए, ये हमने दूसरे लोगों के शोध पत्र पढ़ के और पेटेंट्स पढ़ के ही पता लगाए। तो मुझे लगता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी कि इसमें एक पेटेंट लैंडस्केपिंग होता है। पेटेंट लैंडस्केपिंग मतलब एक लैंडस्केप तो वो होता है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर हम पढ़ते हैं और उसका हम जो है रिव्यू करते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पेटेंट्स जो डायरेक्टली कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और अराउंड 60 to 80% साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आजकल पेटेंट्स में से निकल के आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों पर, कॉलेज के बच्चों को और जो भी शोधार्थी हैं यहाँ पे, उन सभी को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि वो केवल फोकस रिसर्च पेपर पे ना करें बल्कि पेटेंट्स के ऊपर पे करें, क्योंकि यदि पेटेंट पढ़ेंगे तो पेटेंट बना पाएंगे। और पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स जो हैं वो टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं बेसिकली, और आप अपने आविष्कारों के लिए आपको ये प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। पेटेंट एक्ट है 1970 का, और 1970 का पेटेंट एक्ट है। इसी तरह से ट्रेडमार्क एक्ट है। अगर ट्रेडमार्क के बारे में होता है, लोगोस जिसके अंदर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी का कोई कंपनी का नाम आपको बनाना है तो वो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं उसके द्वारा। इसी तरह से कॉपीराइट्स होते हैं, इसी तरह से डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। लेकिन जहाँ रही सवाल पेटेंट्स की बात, तो पेटेंट्स टेक्निकल नो हाउ के बारे में होते हैं बेसिकली, और पेटेंट प्रोडक्ट्स के बारे में होते हैं और प्रोसेसेस के बारे में होते हैं पेटेंट्स। तो पहले तो यदि मुझे पेटेंट बनाना है तो मुझे पेटेंट पढ़ना पड़ेगा, और पेटेंट पढ़ना है तो मुझे पेटेंट की सर्चिंग करनी पड़ेगी, मुझे पेटेंट ढूंढना पड़ेगा अपने जिस भी एरिया में। अगर शासन चाहती है कि मैं औषधि के क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए या मुझे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कौन से प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है और कौन से नए प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहिए, तो उन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड मुझे पेटेंट्स पढ़ना चाहिए कि ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बाहर की कंपनीज हैं, उन्होंने क्या क्या पेटेंट करवा के ऑलरेडी रखा है, और ऐसा क्या है, जो क्या गैप्स हैं उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो वो मुझे पेटेंट लैंडस्केप के द्वारा ही जानकारी मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेटेंट लैंडस्केपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। तो न सिर्फ हमको केवल रिसर्च पेपर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बट हमको पेटेंट रिसर्च के ऊपर भी हम करना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि पैट इन्फॉर्मेटिक्स एक नया सब्जेक्ट है, जो एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन पेटेंट्स की फील्ड में है। तो पेटेंट विजुअलाइजेशन हो या पेटेंट मैपिंग हो या पेटेंट एनालिसिस हो या पेटेंट एनालिटिक्स हो, इनसे संबंधित ये विज्ञान है और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और 2005 से मैं इस विषय को भारत में प्रचारित और प्रसारित कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझसे बात करी और मैं आपके माध्यम से ये सब्जेक्ट बाकी सभी लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। तो पैट इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में ज़रूर हमको काम करना चाहिए। टोनी ट्रिप एक अमेरिकन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पैट इन्फॉर्मेटिक्स शब्द 2002 में एक सर्चर मैगजीन में दिया था, और मैं एक ग्रुप भी चलाता हूँ भारत में, और उसमें काफ़ी सारे 2000 से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ पाऊँगा। तो मैं लैंडस्केप के बारे में बताता हूँ, क्योंकि पेटेंट लैंडस्केप अगर आप कर पाएंगे, रिसर्चर को अगर आपको गैप्स पता चलेंगे, तभी वो टेक्नोलॉजीज़ के बीच में जो गैप्स हैं, उनके जो पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में बता पाएंगे, और उनमें से ही नए पेटेंट्स बना पाएंगे। और पेटेंट्स जो होते हैं वो 20 साल के लिए होते हैं। मैंने जैसे बताया, टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 20 साल के लिए आपको मिलते हैं, और आपको ये नेगेटिव राइट्स होते हैं, एक्सक्लूड करते हैं किसी को भी मेक यूज सेल या ऑफर टू सेल या इंपोर्ट करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित, जिन्होंने तमाम जानकारियां आपको दी है कि अगर आप छोटा भी बिजनेस शुरू करते हैं और छोटे स्केल से भी शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेटेंट्स, कॉपीराइट, रिसर्च, और ये जानकारियां आपको होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टर समिट में आते हैं, तो ज़रूर आप अमित जी से भी मुलाकात कीजिए। यहाँ पर सरकार की तरफ से और भी व्यवस्थाएँ की गई हैं। अगर बड़ा बिजनेस बनाना है, उसे ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, तो नींव जो है वो आपको अच्छी करनी होती है, और नींव अच्छी होगी तभी आप ऊँचाइयों तक पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मैं आहना पुंज, एशियन न्यूज़। ऊर्जा नई
तरक्की वही 62 गीगावाट सौर ऊर्जा पोटेंशियल, 11 गीगावाट पवन शक्ति पोटेंशियल, भारत के भविष्य की बुनियाद ओंकारेश्वर में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का उपकरण भी बनता है और रिन्यूएबल पावर स्टोरेज के लिए प्रस्तावना भी है। स्वच्छ ऊर्जा की उड़ान, 15% स्टैंप ड्यूटी छूट, आकर्षक नीतियां और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मिलिए उद्योग जगत के दिग्गजों से। भोपाल में 24 और 25 फरवरी